नमस्कार, धानु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 के हिंदी विषय या हिंदी व्याकरण में हम क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा है कि जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एक बार फिर देखें कि परिभाषा, क्रिया की परिभाषा, जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे उदाहरण है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो यह बालक है। तो दूसरा उदाहरण है कि यह बालक है, तो है क्या है क्रिया से बालक का होना पाया जाता है। एक बार फिर देखें कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो पक्षी की क्रिया क्या है? उड़ना है। पक्षी की क्रिया है उड़ना, तो इसमें पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है यह बालक है, तो यह बालक है, तो क्रिया से बालक का होना पाया जाता है। क्रिया से बालक का होना पाया जाता है किसके लिए है? कि बालक का होना पाया जाता है। तो इसमें हमें क्रिया की परिभाषा हुई कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यह बालक है, तो है क्रिया से बालक का होना पाया जाता है। तो अतः इन वाक्यों में क्रियापद है उड़ना है। इन वाक्यों में क्रियापद क्या हुआ? उड़ना है। और उड़ना और यह बालक है क्या है? यह क्रियापद है। तो उड़ना और है ये वाक्यों में क्रियापद का प्रयोग हुआ है। अब है धातु कि क्रियापद के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे धातु से ही, जैसे खा है तो इसमें ना जोड़ेंगे तो खाना, पा है तो ना जोड़ेंगे तो पीना। तो यह क्या हो गई कि क्रियापद से के मूल रूप को हम धातु से ही क्रियापद बनाए जाते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद है कि क्रिया के भेद निम्नांकित आधार पर किए जा सकते हैं। क्रिया के भेद निम्नांकित आधार पर किए जा सकते हैं। जैसे पहला है क्रम के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। और इसमें क्रम के आधार पर क्या है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद अक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। तो हम पढ़ेंगे अब अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया में जिन वाक्यों में क्रम नहीं होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अक्रमक क्रिया, तो अक्रमक क्रिया होती है या उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। कि अक्रमक क्रिया कि जिन वाक्यों में क्रम नहीं होता है, जिन वाक्यों में क्रम नहीं होता है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसमें अक्रमक क्रिया होती है। उदाहरण देखें कि मोहन हंसता है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो इसका फल किस पर पड़ा? तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ा कि मोहन क्या कर रहा है? हंस रहा है। और तो इसका क्रिया का फल कर्ता पर हुआ। तो बालक रोता है, तो बालक क्या कर रहा है? रो रहा है। फूल खिल रहा है, तो इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। वह हंसता है, तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वह के पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वह क्या है? कर्ता है। कर्ता पर क्रिया का फल पड़ता है। अब जैसे इसकी पहचान है अक्रमक क्रिया की कि क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं निकलता है तो क्रिया अक्रमक है। कि पहचान क्या है अक्रमक क्रिया की? कि क्रिया के पहले, जैसे हंसता है, ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया के पहले प्रश्न लगाकर
क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, उसमें वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम इसी उदाहरण में देखें कि मोहन हंसता है, तो हंसता क्या है? क्रिया है। तो इसके पहले क्या लगाएं कि मोहन क्यों हंसता है, मोहन क्यों हंसता है। तो इसमें उत्तर नहीं निकल रहा है, तो वह किस लिए हंस रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया हुई। तो बालक रोता है, तो बालक क्यों रोता है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि बालक किस लिए रो रहा है, इसमें क्रम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। फूल खिल रहा है, तो फूल क्यों खिल रहे हैं, फूल क्यों खिल रहा है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर नहीं मिलने से यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। वह हंसता है, तो वह क्यों हंसता है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वाक्य में कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या था कि अकर्मक में कर्म नहीं था और क्रिया का फल किस में पड़ता था? कर्ता पर। अब क्या है कि वाक्य में कर्म हो तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है? कर्ता, पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ता हूँ क्या है? क्रिया। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो वाक्य में कर्म है पुस्तक, पढ़ने की क्रिया का फल है पुस्तक पर पढ़ता है, तो अतः वाक्य की क्रिया क्या हुई? सकर्मक। जैसे दोबारा देखें कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं है कर्ता, पुस्तक है कर्म, और पढ़ता हूँ क्रिया। कि कर्ता क्या कर रहा है? कर्ता के पास क्या है? पुस्तक है, और पुस्तक का क्या यूज में ले रहा है? पढ़ने के यूज में ले रहा है। तो पुस्तक कर्म है, तो पढ़ना किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक है कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो कर्म पर पढ़ने के कारण यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वाक्य में बताया है कि वाक्य में कर्म है, कर्म क्या है? पुस्तक है, और पढ़ने की क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः वाक्य की क्रिया सकर्मक है। एक बार फिर देखें कि वाक्य में कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, तो वह क्रिया सकर्मक होगी। और जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ता है, तो पढ़ता किस पर पढ़ रहा है? पढ़ना किस पर पढ़ रहा है? पुस्तक पर। पुस्तक कर्म है, तो इसका फल, क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है। जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं कि श्याम पुस्तक लिखता है, श्याम पुस्तक लिखता है। जैसे पुस्तक है कर्म है और लिखता है क्रिया है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, इसका फल कर्म पुस्तक पर पड़ रहा है। मैं बालकों को पढ़ाता हूँ, तो मैं बालकों को पढ़ाता हूँ, तो बालक क्या है? कर्म है, और एक पढ़ाता हूँ, पढ़ाता है क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ा कि बालकों को पढ़ाता हूँ, तो बालक क्या कर रहे हैं? पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका फल क्रिया का फल कर्म पर हुआ। अब आगे देखते हैं, अकर्मक क्रिया पूरी हो गई और सकर्मक क्रिया भी पूरी हो गई है। अब करेंगे हम द्विकर्मक क्रिया। तो कभी कभी वाक्यों में दो क्रम हो जाते हैं, कभी कभी वाक्यों में दो क्रम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिया द्विक्रमक कहलाती है। जैसे मोहन ने पिताजी को रुपये दिए, मोहन ने पिताजी को रुपये दिए, तो इस वाक्य में पिताजी को और रुपये दो क्रम हो गए। मोहन क्या है? कर्ता है, पिताजी कर्म है और रुपये भी कर्म है। तो यहाँ इस वाक्य में
दो दो कर्म है। पिताजी को और रुपये दो दो कर्म का प्रयोग हुआ है। मैं मोहन को पान खिला रहा हूँ, तो मैं क्या है, कर्ता है। मोहन को, मोहन क्या है, कर्म है, और पान क्या है, पान भी कर्म है। तो यहाँ क्रिया का दोनों कर्म पर प्रभाव पड़ता है। दोनों क्रिया का फल किस में पड़ रहा है, दोनों कर्मों पर पड़ रहा है। मोहन भी कर्म है और पान भी कर्म है, तो दोनों को, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। माँ बेटे को भोजन दे रही है, तो माँ बेटे को भोजन दे रही है, तो माँ क्या कर रही है, बेटे को क्या हो गया, एक कर्म हो गया, भोजन दूसरा कर्म हो गया। तो यहाँ क्रिया का फल दोनों कर्म पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।